हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्टार स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीडीपी और पेडागोजी के पूरे 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और काफ़ी अच्छे से सीखेंगे और वीडियो को स्किप नहीं करना। पहला क्वेश्चन है हमारा, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उनके अनुभवों एवं ऑप्शन है उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, उन्हें खेलने का मौका मिले, उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले या कड़ा अनुशासन मिले। तो देखें इसमें बच्चे कैसे वातावरण में सीखते हैं। बच्चों पर अगर कड़ा अनुशासन लगा देंगे तो बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं। उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, अगर उन्हें दोस्त बनाने का मौका मिलेगा तो बस दोस्त ही बनाते रहेंगे और वो पढ़ेंगे नहीं। खेलने का मौका मिले, बच्चे ऐसे होते हैं अगर उन्हें खेलने के लिए दिया जाए तो वो बस खेलते ही रहेंगे जब तक उनसे पढ़ने के लिए और अच्छी तरह से नए नए तरीकों से उन्हें ना पढ़ाया जाए तो वो पढ़ते नहीं है। तो क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है। ये कैसा उदाहरण है? वाचिक अधिगम का उदाहरण है, प्रेक्षण अधिगम का उदाहरण है या कौशल अधिगम का उदाहरण है या अधिगम अंतराल का उदाहरण है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बच्चा समय की पाबंदी अगर सीख रहा है तो इसमें ऑप्शन आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, प्रेक्षण अधिगम। ये प्रेक्षण अधिगम के अंतर्गत आता है समय की पाबंदी। अगले सवाल पे चलते हैं। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद क्या करना चाहिए? अगर हमने बच्चों से कोई टेस्ट लिया है और बच्चे उसमें सही से नहीं करके दिखा पाए हैं तो हमें उनकी गलतियां पता चल जाती हैं, और हमें अगर उनकी गलतियां पता चल जाती हैं, उन गलतियों का पता लगाना निदान कहलाता है। तो निदान के बाद हमें क्या करना चाहिए? सघन अभ्यास कार्य कराना चाहिए? नहीं, ये नहीं होगा। समुचित उपचारात्मक कार्य कराना चाहिए। सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना चाहिए। शिक्षार्थियों और अभिभावकों की उपलब्धि के बारे में बताना चाहिए। उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं और वो क्या क्या कर रहा है, ऐसा अभिभावकों को बताना चाहिए। तो उससे क्या होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें आंसर हो जाएगा समुचित उपचारात्मक कार्य। उसकी गलतियों का अगर हमें पता चल गया है तो हमें उसका समाधान निकालना चाहिए कि उसमें कहाँ गलती रह गई और हम उसकी गलती को कैसे सुधार सकते हैं। तो ये आ जाता है उपचारात्मक कार्य करना। उपचार और निदान दो एक जैसे शब्द लगते हैं, लेकिन निदान का मतलब होता है गलतियों का पता लगाना और उपचार का मतलब होता है जो गलतियां का पता लगाया है उसका सॉल्यूशन निकालना। तो अब उपचार और निदान में फर्क आपको पता चल गया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। इसका आंसर नंबर बी है। अगले सवाल पे चलते हैं। एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है। तो इसका क्या अर्थ है? कोई टीचर है क्लास में, अगर बच्चे कोई गलती कर देते हैं तो उन पर गुस्सा दिखाता है, ना कि उनको समझाता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, वह बच्चे का शुभचिंतक है। शुभचिंतक होगा तो बच्चे पे गुस्सा ही नहीं करेगा। उसमें ज्ञान की कमी है ऐसा नहीं कह सकते। अगर कोई टीचर होशियार है और उसको भी गुस्सा आ सकता है। अगला है इसमें वह कुंठित है, तो यह भी नहीं होगा। इसमें तीनों ऑप्शन गलत हो गए। वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। इसका आंसर ये हो जाएगा आंसर नंबर डी, कि बच्चों की संवेदनाओं को वो समझ नहीं पाता है और बच्चों पर गुस्सा दिखाने लगता है, इसलिए वह संवेदनात्मक रूप से सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे चलते हैं। एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है। पर ऑप्शन नंबर 2 है, एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियां, नियम, कानून प्रस्तुत करता है। वह भारत की गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को और भारत द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज है। इसका ये भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। एनसीएफ 2005 का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा किया गया था और इसका मेन उद्देश्य क्या है? भारत की शिक्षा प्रणाली में सुधार लाना इसका मेन उद्देश्य होता है। और राष्ट्रीय शिक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान एनसीईआरटी की फुल फॉर्म होती है, जो भारत में विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था को एक दिशा निर्देश देता है और शिक्षा में सुधार के लिए एनसीएफ 2005 बनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां की ओर संकेत करती हैं। शिक्षार्थियों की त्रुटियां यानी कि गलतियां। शिक्षार्थियों की गलतियां, बच्चों की गलतियां हमें क्या बताती हैं, वह कैसे सीखते हैं। यह शिक्षार्थियों का सामाजिक स्तर कैसा है, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है या सीखने की अनुपस्थिति भी नहीं बताती है, यांत्रिक अभ्यास भी नहीं बताती है, शिक्षार्थियों का सामाजिक आर्थिक स्तर भी नहीं बताती है। उनकी गलतियां हमें बताती हैं कि बच्चा कैसे सीखता है। अगर बच्चे ने कहीं गलती की है तो हमें पता चल जाएगा कि उसके अधिगम में कहाँ पर गलती है और हम उसका निदान और उपचार कर सकते हैं, उसकी गलती का पता लगा सकते हैं और उसको उपचारात्मक शिक्षण दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे चलते हैं। एक बच्चा जो खाली जगह से ग्रस्त है, सा को वाज पढ़ता है और न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है। अगर उसके पढ़ने में और अक्षरों को आगे पीछे करने में कोई मिस्टेक हो रही है तो उस बच्चे को शब्द जम्बलिंग विकार है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और डिसलेक्सिया हम सभी लोग जानते हैं। डिस्मोर्फिया क्या होता है, डिस्मोर्फिया होता है खुद को दूसरों से ज्यादा बड़ा चढ़ाकर समझना, डिस्मोर्फिया कहलाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब बच्चे तब सीख सकते हैं जब हम क्या करें, उसकी प्रगति को नियमित रूप से जांच करें या बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं। बच्चों को नियमित रूप से गृह कार्य दें। सिर्फ होमवर्क देने से बच्चों की प्रगति नहीं होती है, उसके साथ साथ उनका टेस्ट भी लेते रहना चाहिए और अगर उनके टेस्ट वगैरह में कुछ कमियां रह जाती हैं तो उनके लिए सुधारात्मक कदम भी उठाए जाने चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर डी में ऐसा कुछ है नहीं, बच्चों के लिए नियमित रूप से गतिविधियां आयोजित की जाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है कोई टीचर, वो भी कोहलबर्ग के अनुसार। अगर कोहलबर्ग की बात आ रही है तो नैतिकता की बात जरूर आती है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो इसमें क्या हो जाएगा, वे नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, सही बात है, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, उसके कठोर निर्देश तो होगा ही नहीं आंसर। धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर किसी धर्म को महत्व नहीं देना चाहिए अगर बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करना है। व्यवहार के लिए कोई स्पष्ट नियम बनाकर भी बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास नहीं होगा। नैतिक मुद्दों पर चर्चाएं करके उनको अच्छी तरह से उनके अंदर नैतिक विकास स्थापित किया जा सकता है और लाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प आदि जैसी गतिविधियों का संचालन सप्ताह में एक बार होना चाहिए या प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित करना चाहिए या अलग से संचालित करना चाहिए या फिर अतिरिक्त समय में कराया जाना चाहिए। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, इसमें प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित नहीं करना चाहिए, अलग से भी संचालित नहीं करना चाहिए और अतिरिक्त समय में भी नहीं कराना चाहिए। सप्ताह में एक बार जरूर ऐसी गतिविधि करा देनी चाहिए कि बच्चों में संगीत, कहानी कहने मतलब कहानी सुनाने और नाटक, कला, शिल्प, ड्राइंग प्रतियोगिताएं और भाषण प्रतियोगिता आदि जैसी गतिविधियां होती रहनी चाहिए, जिससे बच्चों में क्या होता है, बच्चों में पढ़ने के लिए, स्कूल आने के लिए रुचियां उत्पन्न होने लगती है और बच्चे स्कूल आना पसंद करने लगते हैं और उनके अंदर जो प्रतिभाएं छुपी होती हैं वो इन गतिविधियों के माध्यम से सामने आ सकती है। खेल कूद के माध्यम से क्या होता है, खेल कूद के माध्यम से बच्चों में सहयोग और समायोजन की भावना का विकास होता है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। तो सूक्ष्म गतिक कौशल की अगर बात आ रही है और यहाँ पे ऑप्शन है चढ़ना, फुदकना, दौड़ना या लिखना। तो लिखना जो होता है सूक्ष्म गतिक कौशल होता है, लिखना सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत आता है। अगले सवाल पे चलते हैं।
एक शिक्षिका अपने आप कभी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है, वह विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं, सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए कहती है। तो वो किसकी ओर प्रोत्साहित करती है? तो वही कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? सीखने की तत्परता के सिद्धांत पर, अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन पर। ये बी और सी ऑप्शन एक से दिख रहे हैं। अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना। तो इसमें तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है कि बच्चों से ही उनके प्रश्नों के उत्तर निकलवा रही है। और लेकिन कैसे निकलवा रही है? बच्चों को समूह बनाकर उसने ग्रुप बना दिए हैं और ग्रुप में बच्चे एक दूसरे से उस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं और उसमें सहयोगात्मकता का और समायोजन का विकास हो रहा है। तो ये किस पर काम कर रही है? ये समायोजन के सिद्धांत पर काम कर रही है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, वो समायोजन के सिद्धांत पे काम कर रही है। समेकित शिक्षा इंगित करती है। समेकित शिक्षा का क्या अर्थ होता है? सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि या सामान्य बच्चों एवं भिन्न बच्चों से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल। योग्य बच्चों के लिए योग्य बच्चों की बात हो रही है, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। समेकित शिक्षा होती है सभी को समान रूप से दी जाने वाली शिक्षा, समेकित शिक्षा के अंतर्गत आती है। तो सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए अलग से स्कूल, ऐसा भी नहीं है। सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा। तो ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग सभी बच्चों को समान रूप से एक ही विद्यालय में और एक ही कक्षा में शिक्षा दी जानी चाहिए। ये समेकित शिक्षा के अंतर्गत आता है और इसका मेन उद्देश्य यही होता है कि सारे बच्चे एक साथ सीखें। तो अगले सवाल पे चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कैसे? अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके या आदर्श रूप में बर्ताव करके या महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर या अच्छी कहानियां सुनाकर और बोलकर किसी में सामाजिक मूल्य नहीं बना सकते हम। किसी भी बच्चे में उसको क्या करना होगा? आदर्श रूप में बर्ताव करना होगा, उसको अपना व्यवहार चेंज करना होगा, तभी उसके बच्चे अच्छा व्यवहार कर पाएंगे। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो अपने अध्यापक से बहुत कुछ सीखने के प्रति अच्छा होगा, वो बच्चों की संवेदनाओं को, उनकी बातों को अच्छे से समझता होगा, तो बच्चे भी अपने टीचर के अनुसार चलेंगे आगे और वो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे और उनमें सामाजिक मूल्यों का विकास हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। इसका आंसर नंबर बी है। अगले सवाल पे चलते हैं। राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए, गायन प्रतियोगिता की बात हो रही है। विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय में लड़कियों को वरीयता दी जाती है। अगर लड़कियों को प्राथमिकता दी जाती है तो इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है लैंगिक पूर्वाग्रह। लड़के लड़कियों को एक समान न समझना लैंगिक पूर्वाग्रह के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल शुरू करने से पहले बता दूं मैं आपको कि चैनल पे केवीएस के प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन पेपर पहले से पड़े हुए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखे नहीं है तो वीडियो को देख लें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर दें। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो सवाल शुरू करते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो विकास का सिद्धांत क्या होता है? बस एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में है कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो इसमें ऑप्शन गलत हो जाएगा। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंत्य संबंधित नहीं होती हैं। नहीं की बात आ रही है, लेकिन अंत्य संबंधित होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। तीसरा है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। ये बात सही है कि सभी मनुष्यों की, सभी लोगों की विकास की दर समान नहीं होती है। कोई कैसे सीखता है और कोई कुछ अलग तरीके से सीखता है। रेखीय होता है, विकास हमेशा रेखीय नहीं होता है। वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है? वृद्धि और विकास एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। वृद्धि एक एज पर जाकर के, एक हमारी एज पर जाकर के रुक जाती है, लेकिन विकास जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। और अगले सवाल पे चलते हैं। यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि लेते न प्रतीत हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए?
आपके पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो आपको एक टीचर होने के नाते क्या करना चाहिए, शिक्षण विधि बदल दें, मतलब शिक्षा पढ़ाने का तरीका बदल दें, या दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाएं। ये हो सकता है लेकिन इतना प्रभावशाली नहीं हो सकता। अगला है कक्षा से चले जाएं, जाकर क्या होगा, कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ कर दें। कोई अन्य कार्य प्रारंभ कर देंगे तो बच्चा टॉपिक से भटक जाएगा। तो इसमें हो जाएगा बच्चों के लिए ऐसी विधि अपना लेना कि बच्चों का सारा ध्यान आपके टॉपिक पर ही आ जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। किसमें सहायता करता है, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, या शिक्षार्थियों की सामाजिक स्तर को पहचानने में, शिक्षार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। आर्थिक का नाम आ जाए और बच्चे के बारे में बात चल रही हो तो हम ऑप्शन हमेशा गलत होगा। शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने में। क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों की विभिन्न अलग अलग अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। इस प्रकार ये हमारा टॉपिक पूरा, हमारा प्रैक्टिस सेट पूरा होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना।